हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 4 की 5वीं हेडिंग संयुक्ता आबंध सिद्धांत के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा संयुक्ता आबंध सिद्धांत होता क्या है, इससे पहले के सिद्धांत क्यों फेल हो गए, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे समझाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसा आप जानते हैं कि लुईस अवधारणा, ठीक है, जो लुईस अवधारणा आपको समझाई गई है पिछले वीडियो में, लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचनाओं को लिखने में सहायता मिलती है। लुईस अवधारणाओं के द्वारा हम अणुओं के स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, उनकी संरचना को बना सकते हैं, परंतु रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या करने में असमर्थ है। क्योंकि लुईस अवधारणा जो है वह यह नहीं बता पाता, यह नहीं समझा पाता है कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, रासायनिक आबंध हैं, वे कैसे बनते हैं, उनके बारे में यह व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो लुईस अवधारणा के द्वारा जो है हम अणुओं की संरचना को लिखने में सहायता मिलती है, लेकिन रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या करने में यह धारणा असमर्थ है। उक्त अवधारणा, ठीक है, जो लुईस अवधारणा है, यह भी स्पष्ट नहीं करती कि अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जाएं, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं, जो बंध के टूटने पर ऊर्जा जो निकलती है, तथा आबंध लंबाइयां भिन्न क्यों होती हैं, अलग अलग क्यों होती हैं। लुईस की अवधारणा जो है इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं करती है कि अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जाएं तथा आबंध लंबाइयां अलग अलग क्यों होती हैं। जैसे हाइड्रोजन में आबंध वियोजन ऊर्जा 435.8 किलोजूल पर मोल है और आबंध लंबाई जो है 74 पिकोमीटर है। फ्लोरीन में F2 अणु में आबंध वियोजन ऊर्जा 150.6 किलोजूल है पर मोल है, जबकि आबंध लंबाइयां हैं 144 पिकोमीटर। ठीक है, तो यह आपका H2 है, यह F2 है। इन दोनों में आबंध वियोजन ऊर्जा का मान अलग अलग है, आबंध लंबाई का मान भी अलग अलग है। इसकी व्याख्या जो है लुईस अवधारणा के आधार पर नहीं किया जा सकता है, जबकि दोनों ही अणुओं में, H2 में भी और F2 में भी, दोनों ही अणुओं में परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। ठीक है, दोनों ही अणुओं में संबंधित परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। H2 में भी सिंगल बॉन्ड है, F2 में भी सिंगल बॉन्ड है, दोनों में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग होती है, लेकिन दोनों की बंध वियोजन ऊर्जा, बंध लंबाई अलग अलग होती है। इस बात की व्याख्या जो है लुईस कंसेप्ट नहीं कर पाता है। यह मॉडल बहुपरमाणुक अणुओं की आकृतियों की विभिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता है। लुईस कंसेप्ट जो है वह बहुपरमाणुक अणुओं की आकृति की विभिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, इन सारे कमियों के कारण जो है लुईस अवधारणा जो है वह पीछे रह गई। उसके बाद जो है अगली अवधारणाएं जो आई वह था आपका VSEPR सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रकार VSEPR सिद्धांत सरल अणुओं की आकृति के बारे में जानकारी देता है। VSEPR सिद्धांत जो है वह सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो सरल अणु हैं, उनके शेप के बारे में, उनके आकृति के बारे में जानकारी देता है, परंतु यह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता था। इसका उपयोग भी सीमित है। ठीक है, तो VSEPR सिद्धांत जो है सरल अणुओं की आकृति के बारे में जानकारी देता है केवल, परंतु यह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता था। इसका भी उपयोग सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए लुईस कंसेप्ट और VSEPR सिद्धांत के द्वारा जो कमियां रह गईं,
उनको दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। दो महत्वपूर्ण सिद्धांत आए जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित थे। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत पर आधारित थे। कौन कौन थे वो सिद्धांत जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है? ये सिद्धांत हैं, पहला है आपका संयुक्ता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता आबंध सिद्धांत, तथा दूसरा है अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। तो जो लुईस अवधारणा और VSPR सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित दो सिद्धांत आए, संयुक्ता आबंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत। तो अब हम चर्चा करेंगे संयुक्ता आबंध सिद्धांत के बारे में। आप ध्यान से इसको समझिएगा। संयुक्ता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंडन ने 1927 में प्रस्तुत किया था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, संयुक्ता आबंध सिद्धांत जो है, इसको सबसे पहले सर्वप्रथम जो है हाइटलर तथा लंदन ने 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसका विकास जो है पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। उसमें संशोधन, विकास बाद में पॉलिंग और अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का विवेचन जो है, इस सिद्धांत की व्याख्या जो है किस आधार पर किया गया, संयुक्ता आबंध सिद्धांत किस बेस पर आधारित है, तो इस सिद्धांत का विवेचन जो है परमाणु कक्षकों, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और संकरण, हाइब्रिडेशन तथा विचरण, वेरिएशन एवं अध्यारोपण, सुपरपोजिशन के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। तो संयुक्ता आबंध सिद्धांत जो है वह कई सिद्धांतों को सम्मिलित करके अणुओं के आकृति के बारे में व्याख्या करता है। संयुक्ता आबंध सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए संयुक्ता आबंध सिद्धांत किनकी मदद लेता है व्याख्या करने के लिए, तो यह परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयुक्ता आबंध सिद्धांत का गूढ़ विवेचन, डीप कंसेप्ट इस पुस्तक के विषय वस्तु से बाहर है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डीप डिस्कशन जो है आपको उच्च कक्षाओं में मिलेगा, यहाँ पे आपको उसके बारे में नहीं जानना है। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उपयोग हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे अणुओं का, तो हम डीप में न जाकर गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। आइए प्रारंभ में सरलतम अणु हाइड्रोजन H2 के बनने पर विचार करते हैं। एक सरलतम अणु लेते हैं H2, उस पर संयुक्ता आबंध सिद्धांत की मदद से कुछ विचार रखते हैं। हाइड्रोजन अणु, H2 अणु कैसे बनता है इसके बारे में आइए विचार करते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं जिनको A और B नाम दिया गया है। हाइड्रोजन के दो परमाणु A और B जिनके नाभिक क्रमशः Na और Nb हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं जिनका नाम रखा गया है A और B, और जिनके नाभिक को क्रमशः Na और Nb कहा गया है, तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं।
हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को आप देख सकते हैं, यह फिगर। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं Ha और Hb। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनको Ea और Eb दर्शाया गया है, ठीक है। अब यह एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं H2 के निर्माण के लिए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात जो नाभिक है हाइड्रोजन का और जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आपस में आकर्षण होगा। Ha हाइड्रोजन का नाभिक और Eb दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यह आपस में आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन जो है Hb और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है Ea यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्लस माइनस अट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो पुराना है, जो पुराना आकर्षण था अपने नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, Hb और Eb के बीच में, Ea और Ha के बीच में, वह धीरे धीरे टूट रहा है। पुराने बल जो हैं वह टूट रहे हैं और नए बल जो हैं आपस में बन रहे हैं, ठीक है। नए बल का जो मान है वह अधिक हो जाता है पुराने बलों की तुलना में, जिसके कारण पुराना बल टूट जाता है और नया बल बन जाता है और दोनों जो हैं हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। यह आप देख सकते हैं प्रतिकर्षण बल दिखाया गया है। Ea और Ea के इलेक्ट्रॉनों में आपस में प्रतिकर्षण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण को, नाभिकों के बीच में भी प्रतिकर्षण हो रहा है Ha और Hb, यह नाभिकों के बीच में भी प्रतिकर्षण हो रहा है A और B के, ठीक है। तो हाइड्रोजन अणु के बनने में आकर्षण और प्रतिकर्षण की भूमिका होती है। प्रतिकर्षण जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के बीच में होता है, जबकि आकर्षण जो है वह नाभिकों के बीच में, ठीक है। प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉनों के बीच में, प्रतिकर्षण नाभिकों के बीच में, जबकि आकर्षण जो है वह नाभिकों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में होता है। इसी आधार पर हम व्याख्या करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। आपने मान लिया था कि हाइड्रोजन के दो परमाणु A और B जिनके नाभिक Na और Nb हैं तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन Ea और Eb हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब दो परमाणु एक दूसरे के अत्यधिक दूरी पर होते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु या फिर दो परमाणु अधिकतम दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, उनके बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है। ज्यों-ज्यों दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, त्यों-त्यों उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जब दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। ज्यों-ज्यों दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं त्यों-त्यों उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। आकर्षण बल जो है निम्नलिखित से उत्पन्न होते हैं। आकर्षण बल उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो आकर्षण बल उत्पन्न होने के निम्न कारण है। पहला यह है कि एक परमाणु के नाभिक तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल किनके बीच में होता है? परमाणु के नाभिक और उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच। एक परमाणु Na और उसका इलेक्ट्रॉन Ea के बीच में आकर्षण है। उसी तरह से दूसरा परमाणु जो है Nb और उसका इलेक्ट्रॉन है Eb, उनके बीच में आकर्षण है। एक परमाणु के नाभिक तथा उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है। एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है। एक परमाणु का नाभिक Na और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन Eb, उसी तरह से एक परमाणु का नाभिक Nb और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन Eb के बीच में आकर्षण होता है। ठीक है, तो आप आकर्षण बल देख रहे हैं कि एक परमाणु के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आकर्षण होता है
और एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी आकर्षण होता है। इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। प्रतिकर्षण बल किन के बीच में होता है? दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, Ea और Eb के बीच में। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है Ea और Eb के बीच में, तथा दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण होता है Na तथा Nb के बीच में। ठीक है, तो प्रतिकर्षण जो है वह दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच हो रहा है और दो परमाणु के नाभिकों के बीच में हो रहा है। आकर्षण जो है एक परमाणु के नाभिक और उसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। एक परमाणु का नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हो रहा है। ठीक है, यह जो आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं। आकर्षण बल जो है वह दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, जबकि आकर्षण बल एक दूसरे को नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो इससे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। ठीक है, पुराने बल जो है टूट जाएंगे और नए बल का निर्माण हो जाएगा। दूसरे वाले में प्रतिकर्षण बल हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, नाभिकों के बीच में, जिससे यह दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रायोगिक तौर पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पाया गया है कि, ठीक है, प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है, यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। जो नया आकर्षण बल उत्पन्न होता है वह नए प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। यह जानकारी हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई है, प्रयोग के द्वारा हुई है। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसका रिजल्ट यह होता है कि दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं। जब नए आकर्षण बल का मान नए प्रतिकर्षण बल के मान से अधिक होता है, इसी के कारण दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। दोनों परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, करीब आते हैं, जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अंततः एक ऐसी स्थिति है जब नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल आपस में बराबर हो जाते हैं। नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। निकाय की जो एनर्जी है वह न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। कब पहुंच जाएगी? जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। उस समय सिस्टम की जो ऊर्जा है वह न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक अस्थायी अणु बनता है जिसकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। ठीक है, आबंध लंबाई कितनी हो जाती है इस समय? 74 पिकोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आकर्षण बल जो है वह दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है।
इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अंततः ऐसी स्थिति है जब नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। नेट आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक अस्थायी अणु बनता है जिनकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें यह फिगर। चित्र 4.8 हाइड्रोजन अणु के विरजन के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच अंतरानाभिक दूरी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख। ठीक है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ली गई है किलोजूल पर मोल में वाई अक्ष पे और अंतरनाभिक दूरी ली गई है एक्स अक्ष पे। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, अधिकतम दूरी पर हैं। अब यह दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। जब इनके बीच की दूरी घटते घटते 74 पिकोमीटर हो जाती है, आबंध लंबाई इनकी 74 पिकोमीटर हो जाती है, तो यह आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में इसकी ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है और यह सबसे अस्थायी अवस्था होता है। आरेख में न्यूनतम ऊर्जा स्थिति हाइड्रोजन की सर्वाधिक अस्थायी अवस्था को दर्शाती है जब इनके बीच की दूरी 74 पिकोमीटर होती है और यह अस्थायी ऊर्जा स्तर होती है। मान होता है 435.8 किलोजूल पर मोल, 435.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अगर इनको इतना ऊर्जा दे दिया जाए, 435 किलोजूल पर मोल इनको दे दिया जाए, हाइड्रोजन अणु को गैस फॉर्म में 435.8 किलोजूल पर मोल दे दिया जाए, तो यह फिर हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। हाइड्रोजन अणु जब बनता है तो ऊर्जा निकलती है 435.8 किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है, जिसका मान 435.8 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, चित्र में आपने देखा, चित्र 4.8 में दिए गए आरेख में न्यूनतम के संगत होती है। जब आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है, उस समय यह ऊर्जा होती है 435.8 किलोजूल पर मोल। इसका उल्टा, यह तो बनने के लिए था, अब टूटने के लिए विलोमतः। ठीक है, विलोमतः H2 के 1 मोल अणुओं के वियोजन के लिए, हाइड्रोजन के 1 मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलोजूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन अणु को 435.8 किलोजूल दे दिया जाए, तो यह हाइड्रोजन अणु अलग हो जाएंगे हाइड्रोजन परमाणु के रूप में, HH के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं संयुक्त आबंध सिद्धांत के बारे में। अभी आपको हम कंसेप्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। संयुक्त आबंध सिद्धांत का पहला जो टॉपिक है वो है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के बारे में, फिर है आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म के बारे में, और फिर है आपका परमाणु कक्षकों के अति व्यापन के बारे में। ठीक है, यह तीनों जो हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। इनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां संयुक्त आबंध सिद्धांत के अगले पार्ट की चर्चा होगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।